बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का जो 9th का मैथ्स है उसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं 1, 2 और 3 उसके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। चैप्टर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन में यूँ लिखा हुआ है ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी लिखा हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखें क्या बनेगा। बेसिकली ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके पास लिखी हुई है। तो अगर देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो अगर मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी, यूँ लिख सकता हूँ। तो ये अब आपके पास ना एक्सप्रेशन इसमें बन जाएगी आपके पास। तो यहाँ से फिर आपके पास इसमें इसका बी ऑप्शन जो है वो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट केस में। तो इसको आप ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि आपने इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है इस तरीके से ना। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आपके पास ए और ए इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे देखें अगर आपके पास लिखा हो फॉर एग्जांपल 3 इंटू 3 की पावर -1, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 और 1/3 क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर जो है 1 आ जाता है। 1 को ना आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें ए पावर -1 से, तो इसको आप लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय 1/a। अगर ए को डिनोमिनेटर में ले जाए 1/a आ जाएगा, तो ए और ए कैंसिल, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे फिर इसका डी ऑप्शन जो है वो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू। अब आप लोगों ने एक फ्रेंड से एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास ना ए बी की पावर एन के इक्वल हो, तो उसे आप लिख सकते हैं ए की पावर एन और बी की पावर एन। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है ये आपके पास ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे अंडर रूट ए बी है आपके पास, अंडर रूट ए बी का होल अंडर रूट है, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी। सेपरेट में इसको पावर में लिखा जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है कि विच ऑफ द नंबर इज सेल्फ विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि कौन सा नंबर है जो उसी से मल्टीप्लाई करें तो 1 है। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। 3 और 1/3 कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ये सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, 3 और 1/3 ना। हाँ, अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाए तो वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो यहाँ पे देखें अब पहला नंबर ए ऑप्शन में है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें
तो 9 आता है, 1 तो नहीं आता। इसी तरीके से अगर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी +9 आ जाएगा। -1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में +1 इंटू 1 1, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। तो इसका मतलब है सेकेंड ये जो केस है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो इसका मतलब है -1 क्या है, वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन √a, अगर a 0 से ग्रेटर हो तो √a क्या होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 0 से ग्रेटर वैल्यू है तो इसका आंसर कोई भी आपके पास ना रियल नंबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। इट मे बी रैशनल और इरेशनल। जैसे √4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये एक रैशनल नंबर है, 2 p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1 ना। लेकिन √2 है तो ये पॉइंट्स पे आ जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो रैशनल या इरेशनल ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मोस्ट सूटेबल क्या है, रियल नंबर। कि जब भी √a का, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में भी आंसर आ जाता है, बात से विदाउट पॉइंट्स भी आपके पास ना कोई इंटीजर वैल्यू ना, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए इसका सूटेबल आंसर क्या होगा, रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर आपको पता है रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इसमें। फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू a। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ए में क्या ऐड करें कि दोबारा ए आ जाए। तो देखिए ए में अगर आप 0 ऐड करेंगे ना तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा। a+0, जैसे मैं कहता हूँ ना 3 में क्या ऐड करें तो दोबारा 3 आ जाए। तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब है बी आपके पास क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी, 0 रखेंगे तो फिर आपके पास 3 इक्वल टू 3 आएगा। तो a प्लस बी में यहाँ b क्या होना चाहिए, यहाँ b 0 होगा तो फिर आपके पास a+0 इक्वल टू a आएगा। तो b शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपका डी ऑप्शन बन जाएगा इससे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ a क्रॉस b इक्वल टू 1 व्हाट इज वैल्यू ऑफ b। कि अगर a और b को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर 1 आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो a को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें ना, a को क्या चीज़ कैंसिल करेगी, 1/a। तो फिर ही 1 आएगा, a और a कैंसिल होंगे तो 1 आ जाएगा। तो b को क्या होना चाहिए, 1/a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ आप फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सी ऑप्शन इसका होगा कि b शुड बी इक्वल टू 1/a। तो तब आपके पास ये आंसर इसका बनेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं।
अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर माइनस 17 किसके बराबर है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास कि हर नंबर जो है वो अपने इक्वल होता है। तो यहाँ से इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस 17 किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर माइनस 17 के। तो सी ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है इसका आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट क्वेश्चन दिया कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर ए इज। ए का एडिटिव इनवर्स आपने बताना है। एडिटिव क्या है, ऐड से, कि ए में मैं क्या वैल्यू आप यहाँ पे ना ऐड करूं। ए में क्या वैल्यू ऐड करूं कि एडिटिव इन द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज। ए में आपने कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। यानी ए में मैं कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड करूं तो मेरे पास आंसर इसका जीरो है। जीरो जो है वो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी होती है, ये आपने याद रखना है। और वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे ए में क्या ऐड करें, तो ए में क्या ऐड करेंगे, माइनस से तो जीरो आएगा ना। जैसे मैं कहता हूँ थ्री में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, थ्री में -3 ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो इसलिए आपके पास इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, -a जो है वो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट में है यहाँ पे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो नंबर ए इज। नॉन जीरो नंबर ए जो है ना कोई नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो के अलावा कोई नंबर है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो नंबर ए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या क्या होता है किसी नंबर का, कि उससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर वन आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में वन आना चाहिए और एडिटिव में जीरो आना चाहिए। तो ए को वन ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वन आएगा। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, वन ओवर ए आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अच्छा, इसमें स्टूडेंट देखें कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं कि वो तो या टर्मिनेटिंग होते हैं रैशनल नंबर। जैसे 4 का अंडर रूट 2 है ना, तो ये रैशनल नंबर है, ये किसी जगह जाके ना रुक गया। 22/7 है, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये आपके पास 3.1428 समथिंग इस तरह से आएगी। और इसी तरह अगर 0.33 है तो इसको ना आप 1/3 की वैल्यू इसके बराबर होती है। तो मैं चले इधर इसमें लिखूँ ना, 4 का अंडर रूट आपके पास 2 आएगा। इसी तरीके से 22/7 जो है ना ये p/q की फॉर्म में है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये 2 है, ये भी रैशनल नंबर है, इसको 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर आपके पास आ रहा है। और 0.33 जो है ना, इसको 1/3 का अगर आप आंसर निकालें ना तो ये 0.33 है। तो ये तीनों रैशनल नंबर है। लेकिन ये जो अंडर रूट 2 है, ये आपके पास ना ये वैल्यू ना इस तरह से आएगी इस फॉर्म में 1.414213। इसको कैलकुलेटर पे आप ना चेक करें। तो रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये क्या होते हैं, कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये कभी भी खत्म नहीं होते। कैलकुलेटर में ना आप जितने भी बड़ा डिस्प्ले होगा तो ये नंबर आते जाएंगे आगे, ये कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो इसके आगे ये 3 डॉट डले होते हैं ना, तो इसका मतलब है ये आगे चल रहे हैं। और दूसरा नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब रैशनल नंबर जैसे 1/3 ना, तो इसमें एक सीरीज आती है 3 की, 3 बार बार ना रिपीट हो रहा होता है। तो रैशनल नंबर की ये निशानी होती है कि वो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, किसी जगह जाके रुक जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें ये 2 आ गया, या 22/7 का भी जब आप इसका भी रिजल्ट निकालेंगे तो ये भी आपके पास ना एक रैशनल नंबर ही है, ये भी p/q की फॉर्म में है। तो ये भी किसी जगह पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास
इरेशनल नंबर होंगे वो किसी भी जगह पे आपको टर्मिनेट नहीं, या टर्मिनेट होंगे या वो एक खास पैटर्न के साथ ना रिपीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो अंडर रूट 2 है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक इरेशनल नंबर आ गया। तो ये सी होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए आप इसमें से सी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। Next part में the decimal representation of a rational number is the decimal representation of rational number के जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बात करें तो वो क्या होता है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर वो क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको उसने बताया कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो जाते हैं, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। तीसरा ऑप्शन है आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर जो होते हैं या तो टर्मिनेट होते हैं, तो ये वाला एक इसमें पार्ट आ गया टर्मिनेटिंग, या फिर क्या होते हैं ये रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो फिर क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है, अगर 1/4 है तो 1/4 देखें, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट के बाद देखें 254 है, तो ये टर्मिनेट हो गया ना, 2 डिजिट के बाद रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये रैशनल है 1/4 इस वजह से। इसी तरह अगर आप 1/3 को देखें तो 1/3 का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 0.333। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर क्या होगा, रिपीट करेगा। तो ये देखें 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। तो या तो रैशनल नंबर का डेसिमल पार्ट जो होता है या रिपीट होता है या फिर टर्मिनेट होता है। तो टर्मिनेट होगा तो फिर तो जैसे 1/4 की एग्जांपल दी मैंने ये, और रिपीट अगर टर्मिनेट नहीं होता, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो फिर क्या होना चाहिए, इसमें बार बार अगर किसी जगह जाके रुक नहीं रहा तो फिर वो रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 बार बार ना रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप अंडर रूट 2 लें तो उसमें आप देखेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा रिपीट होने का ना, कोई खास डिजिट बार बार रिपीट नहीं होंगे, तो वही रैशनल हो जाता है। तो रैशनल की ये निशानी होती है, या वो टर्मिनेट होता है, वो टर्मिनेट ना हो अगर, तो फिर बार बार उसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा था। ये इसका सूटेबल आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे मैं कहता हूँ 2 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है और अंडर रूट 2 जो है वो आपके पास क्या है, वो एक इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2 अंडर रूट 2 के बराबर। तो ये जो वैल्यू है ये स्टिल क्या होगी, इरेशनल ही रहेगी। तो जब भी रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ऑलवेज इरेशनल नंबर, सिर्फ एक जीरो के केस में नहीं आता, बाकी तमाम केसेस में आपके पास इरेशनल नंबर होता है। तो इसका फिर बी ऑप्शन होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए ना इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू होगी। तो आपको पता है रियल नंबर की जो हम डेफिनेशन करते हैं वो हम ये करते हैं कि रियल सेट ऑफ रियल नंबर आर जो है वो क्या होता है, यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। सेट ऑफ रियल नंबर जो है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होता है। तो यहाँ पे फिर सूटेबल क्या होगा, देखिए फर्स्ट में एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल।
तो यही वैसे ना डेफिनेशन बनी है। बाकी अगर ऑप्शन देखें तो इसमें एवरी रियल नंबर इज बोथ रैशनल, बोथ तो नहीं होता ना, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या है, रियल नंबर इंक्लूड ओनली रैशनल नंबर, तो रियल नंबर सिर्फ रैशनल तो नहीं होते, इरेशनल भी होते हैं। और इसमें रियल नंबर इंक्लूड ओनली इरेशनल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ इरेशनल तो नहीं होते, रैशनल भी होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट यहाँ पे बन रही है। नेक्स्ट देखें, द नंबर पाई इज, पाई जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या क्या है, इसका आंसर आपने देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रैशनल नंबर, सेकंड है एन इरेशनल नंबर, थर्ड है एन इंटीजर और फोर है अननेचुरल नंबर। तो पाई क्या होता है आपके पास, पाई की वैल्यू अगर आप चेक करें ना 22/7 को अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास ना कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आएगी। तो ये देखें, इसका डेसिमल पार्ट जो है ना वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब चली जा रहा है सीधा नंबर ना, आगे ये डॉट डलने इसका मतलब ये नंबर आई जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। और दूसरा देखें, कोई भी इसमें पैटर्न नहीं है, 1 के बाद 4 आ गया, फिर 1 फिर 5 फिर 9, यानी कोई एक खास नंबर या खास नंबर जो है ना वो का प्रोडक्ट जो है ना वो रिपीट यहाँ पे ना रिपीट नहीं हो रहा। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ 3 अगर रिपीट हो रहा हो या 35 इस तरह से कोई नंबर रिपीट हो रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसलिए पाई जो होता है वो क्या होता है आपके पास, इरेशनल। तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में अंडर रूट 0.09 की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, इसका अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे 100 आ जाएगा पॉइंट, और इसके पीछे 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। तो ये 9 और 100 का अंडर रूट बन जाएगा। तो 9 का अंडर रूट आपके पास 3 के बराबर होता है, और 100 का अंडर रूट लेंगे तो वो 10। तो 3/10 को अगर डिवाइड करें तो 0.3 हो जाएगा। तो इसलिए ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 0.3 के इक्वल इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे ना आ जाएगी। तो ये ए ऑप्शन आपका बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखें, आपको एक नंबर दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या आपके पास ना नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर फाइंड करते हैं। अब देखें, ये नंबर जो आपके पास स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसका डेसिमल पार्ट आप देखें टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये डॉट डलने में ना ये चल रहा है, इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर अगर तो ये रिपीट हो रहा हो तो ये रैशनल हो जाएगा, अगर रिपीट नहीं हो रहा है इसमें तो इसका डेसिमल पार्ट तो फिर ये इरेशनल होगा। तो यहाँ देखिए, पहले दो नंबर तो देखें ये 1 और 0 10 आ रहा है आपके पास, अगले दो देखें तो इसमें आपके पास 100 आ रहा है, नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास 1000 बन रहे। तो ये देखें डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, कोई सेम पैटर्न नहीं है। अगर यहाँ पे 10 है तो आगे भी 10 रिपीट हो रहे होते हैं, तो इससे ये रैशनल हो जाता है। तो इसका मतलब है ये आपके पास ना इरेशनल नंबर है। तो ये बी इसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्रॉपर्टी इज इलिस्ट्रेटेड बाय दिस। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, ये इस तरह से लिखी हुई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इस फॉर्मेट में ना आपके पास आ रही है। तो पहले दो नंबर को ऐड करें, फिर उसमें तीसरा, तो सेकंड और थर्ड को ऐड करें, और उसमें जो फर्स्ट का रिजल्ट फिर ऐड करें तो वो रिजल्ट इक्वल रहता है। तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है, इसमें देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और किसके रिस्पेक्ट से, एडिशन के हिसाब से। अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस है तो एडिशन। तो इसलिए आपके पास ये बी ऑप्शन जो है आपके पास ना इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कि विच प्रॉपर्टी इज स्टेटेड बाय। अब यहाँ पे देखें, फिर वही आपके पास ना प्रॉपर्टी जो है
उसमें उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन का साइन ना बीच में आ रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे दूसरी साइड पे अगर आप रिजल्ट देखें तो वो उस तरीके से नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये 5 जो है पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर ये 5 3 से मल्टीप्लाई और बीच में प्लस आ गया। तो ये स्टूडेंट जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी लिखा हो तो वो इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें दो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये बाय में मल्टीप्लिकेशन है तो इसे लिखते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन ओवर किस पे, एडिशन पे लग रही है। तो इसका तरीका क्या होता है, ए को पहले बी से ए बी आ जाएगा, फिर ए को सी से ए सी। तो यहाँ भी देखें ऐसे ही है, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, फिर इस 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा और बीच में प्लस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये आपके पास सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में आपने बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आपके पास क्या होती है। एडिटिव क्या होता है, ऐड करना। तो एडिशन में हमेशा जीरो आइडेंटिटी होती है, एडिशन में प्लस में, और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो है 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन में 1 और एडिशन में 0। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का पूछेगा तो फिर आप उसमें 1 जो है वो उसका लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर ना क्या होगी। तो अभी मैंने बताया कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको कहते हैं। क्यों कि किसी भी नंबर को उसके अगर आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए को इसके इनवर्स से, तो दूसरी तरफ ना आपका रिजल्ट 1 आता है। तो 1 को कहते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका रिजल्ट चेंज ही करेगा। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 अगर आप करेंगे तो 4। तो ऐसा नंबर जिसको किसी भी दूसरे 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जब आप उसको दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके पास चेंज नहीं होता। तो इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपने याद रखना है। तो इस केस में फिर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसमें आपने ये बताना है कि इसकी वैल्यू ना आपके पास यहाँ पे ना क्या होगी। तो एक्सप्रेशन है a इक्वल टू बी क्रॉस 10 की पावर n। तो यहाँ पे आपने बताना है कि b की ना डिफरेंट ऑप्शन दिएंगे, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो b जो है आपके पास ना, इस पे ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे b जो होता है वो आपके पास ना उसकी रेंज होती है 1 इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन 10। तो इसकी वैल्यू ना यहाँ पे 10 से लेस होनी चाहिए, 1 भी इक्वल हो सकती है या 1 से ग्रेटर, और 10 से लेस होनी चाहिए। तो ये आपके पास ना देखें डी ऑप्शन जो है ना ये बन रहा है इसमें। तो इसलिए आप डी को यहाँ पे ना सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है 0.737 रेफरेंस पोजीशन। इसकी आपने रेफरेंस पोजीशन बतानी है, इसमें क्या होगी। तो रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, जैसे अब इसमें यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना 0.537। तो रेफरेंस पोजीशन होती है अगर आप इधर से लेफ्ट से आ रहे हो ना, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से आपने देखना है। तो लेफ्ट से अगर आपका डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो फिर आप ना लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद जो नंबर होगा ना, यानी लेफ्ट से आप देखेंगे जो भी नंबर आपका पहला नॉन जीरो नंबर आएगा ना, उसके बाद रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट जो है ना लगाया जाता है। तो
इधर से जो है ना पहला नॉन जीरो नंबर ना 5 मिल रहा है। जो भी पहला नॉन जीरो नंबर होगा अदर देन जीरो जो भी नंबर होता है उसको नॉन जीरो कहते हैं ना। तो वो यहाँ पे जो भी मिलेगा वो आपका उसके बाद रेफरेंस आएगा। तो यहाँ लेफ्ट से ना पहले 5 नॉन जीरो नंबर है तो इसलिए इसके बाद रेफरेंस पोजीशन होगी। तो इसको क्या लिखेंगे आफ्टर 5। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इसमें लॉग बेस 1 टू द 100, 100 का ना आपने लॉग ऑफ 100 लेना है और बेस उसकी 1 आ रही है। तो ये आपने बताना है इसका आंसर आपके पास क्या होगा। तो इसमें अगर आप स्टूडेंट देखें तो लॉग यहाँ पे 1 है और उसकी बेस जो है ना 1 आ रही है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर log ऑफ x अगर आप ले रहे हैं और उसकी बेस ना b है तो b पे ना कुछ कंडीशन होती है। बेस बनने के लिए ना कुछ कंडीशन होती है कि b जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b इज नॉट इक्वल टू 1। तो b जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, बेस जो है वो 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो बेस आपकी उसने 1 दी हुई है तो 1 बेस तो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा। ये बेस जो है एक तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और दूसरा वो 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 के बराबर आ गई इसलिए इसमें ये फिर आप इसको इम्पॉसिबल लिखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आपको ना लॉग की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन जो है ना वो दिया गया है कि दो नंबर्स के लॉग ना इक्वल लिखे हुए हैं। इसका लॉग लेंगे और फिर इस एक्सप्रेशन का लॉग लेंगे, दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब दो नंबर के लॉग इक्वल हो तो वो नंबर भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से लॉग दोनों साइड से कैंसिल कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 15x माइनस 4 लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से अगर मैं x वाली टर्म इधर ना माइनस कर दूं और 4 को मैं इस साइड पे ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 15 माइनस एक्स 14x रह जाएगा और ये 7 हो जाएगा। और इसको ना अगर आप चाहें तो यूं भी लिखते हैं x इक्वल टू 7/14 या 1/2 या ये आपके पास आ जाएगा 0.5। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5 या ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी है। मैं पहले इसको थोड़ा सा ना चेंज करके लिखता हूँ। मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ लॉग ऑफ, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिखता हूँ 7 की पावर ये ना -3 है, 7 की पावर -3 और बेस में आ रहा है 7 और प्लस ये लॉग ऑफ, अब 4 है ना तो मैं इसको यहाँ पे ना 4 को मैंने ना यूं लिख दिया, ये 4 था ना 4 की पावर 3 तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 या ये लिख सकते हैं ऊपर ना पावर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से तो 2 की पावर 6 तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और नीचे बेस आपकी इसकी 2 आ रही है। अब देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास लिखा है लॉग ऑफ बी और बेस में भी बी है तो ये 1 के बराबर होता है। यानी ये दोनों नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका लॉग 1 के बराबर होता है। और अगर इसके ऊपर कोई पावर लिखी हो x तो अगर x है तो b भी कट जाएंगे फिर x हो जाएगा। यानी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ log ऑफ b टू द बेस b है तो फिर 1 और log ऑफ अगर bx b भी फिर कट जाएगा तो x बच जाएगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट केस में ना 7 और 7 कट जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और सेकंड केस में 2 और 2 भी कट जाएंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो -3 प्लस 6 ना आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो इस केस में बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कि इस नंबर का आपने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैलकुलेट करना है।
तो पहले हमने रेफरेंस पोजीशन को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आना है। तो लेफ्ट से आपने देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है। ये आपकी लेफ्ट साइड डायरेक्शन यूं आ, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये पहले 3 जीरो है, फिर फर्स्ट जो नॉन जीरो नंबर है वो 3 आ रहा है। तो उसके बाद ना आपकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बनती है। तो अब इस पॉइंट में और 3 के बाद ना इसके दरम्यान कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, 0 0 और 3। तो इसका मतलब है पॉइंट 3 डिजिट ना इधर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो जब भी आपका पॉइंट लेफ्ट साइड पे ना पॉइंट जो है ना रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगा, तो आप उस नंबर के साथ में माइनस भी लगाएंगे, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? -3 होगी। अगर ये रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे अगर ना डेसिमल पॉइंट हो तो फिर ये +3 लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका -3 होगा। तो ये बी ऑप्शन ना आपके पास इसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है log ऑफ m+10 और बेस ना बी आ रही है, तो ये किसके बराबर होगा? अच्छा, आपने लॉग की दो प्रॉपर्टी ना, एक सम रूल है और एक जो है वो डिफरेंस रूल है। यानी इससे अगर आपके पास है कि अगर आपको ना यहाँ पे log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n अगर आपको ना दिया गया m मल्टीप्लाई बाय n, तो वो इक्वल होता है आपके पास log ऑफ m प्लस log ऑफ n के इक्वल। अगर ये आपके पास ना इस तरीके से आ रहा हो, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है log ऑफ m प्लस n लिखा हुआ है। तो इसका कोई भी लॉ नहीं है कि ये किसके बराबर होता है ना। अगर दोनों का अलग अलग log ऑफ m प्लस log ऑफ n ना, दोनों में सेपरेट log आ रहा हो फिर प्लस आ, तो वो log ऑफ m इंटू n हो जाता है। लेकिन ये लिखा हुआ है log ऑफ m प्लस n का होल log, तो इसका कोई भी रूल नहीं है। तो इसका मतलब है ये तीनों के बराबर नहीं है। ये कंफ्यूजन के लिए ना आपके जहन में बात है ये आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि log ऑफ m इंटू n अब लिख सकते हैं जब लिखा हो आपके पास log ऑफ n प्लस log ऑफ n के बराबर होता है। लेकिन ये लिखा हुआ है log ऑफ m प्लस n का होल log, ये टोटल पे log है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दिस, डी वाला ऑप्शन जो है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है log ऑफ g और इसकी पावर h और बेस पे ना b आ रहा है आपके पास। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपके पास लिखा हो log ऑफ m और उसकी पावर n हो, तो उसको आप लिख सकते हैं n log ऑफ m के बराबर। तो यहाँ से आप इसको फिर इसकी जो पावर h आ रही है ना उसको बेस पे लें, तो ये हो जाएगा h log ऑफ g और बेस b। अब ये दो नंबर ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर इसमें h है और ये भी log लेंगे ना g का, तो वो भी एक नंबर आएगा। तो इनको मैं पोजीशन ना इनकी चेंज करके लिख दूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ जी एच को, जी बी को मैं पहले लिख दूँ और मल्टीप्लाई बाय h को ना बाद में लिख दूँ। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ए क्लास बी इक्वल टू बी क्लास ए, यानी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जगह चेंज कर देना तो रिजल्ट इक्वल रहता है। तो इन दोनों की एच को बाद में लिख दें, लॉग जी को पहले लिख दें, मल्टीप्लाई होते हैं ना ये आपस में, तो इनकी जगह आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके ना सी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। तो ये आप ना इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें लिखा हुआ है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो स्टूडेंट आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है क्वेश्चन रूल की, अगर log ऑफ m ओवर n आपके पास लिखा हो तो उसको आप इक्वल लिख सकते हैं log ऑफ m
माइनस लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो अगर आप इधर से इसको देखें, इधर से इधर, तो अगर आपके पास लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन लिखा हो तो लॉग ऑफ एम ओवर एन लिख सकते हैं। और आपने ये ऑप्शन देखना है इसमें है कि नहीं, तो ये आपको ना बी में ऑप्शन मिल जाएगा कि ये लॉग ऑफ एम ओवर एन के इक्वल होता है, तो इसलिए ये आपके पास बी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लॉग ऑफ अंडर रूट 10 स्क्वायर, लॉग ऑफ अंडर रूट 10 स्क्वायर, 10 पे आप देखें स्क्वायर आ रहा है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 के बराबर, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 100, और लॉग ऑफ 100 किसके बराबर होता है 10 के, यानी अंडर रूट 100 क्या होगा 10, तो लॉग ऑफ 10। अब जो कॉमन लॉग होता है ना उसकी बेस 10 होती है, या ना लिखी हो बेस तो इसका मतलब होता है बेस 10 लेंगे। एक नेचुरल लॉग होता है जिसकी बेस ई होती है, और एक लॉग होता है जिसकी बेस 10 होती है, उसे कॉमन लॉग कहती है। तो यहाँ पे ना कॉमन लॉग है, तो मैंने शुरू में आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया था कि जब ये दोनों नंबर सेम हो जाएं तो उसका लॉग क्या होता है 1 का। यानी ये 1 कैसे आता है कि आप बेस है ना 10 नीचे, तो आपने सोचना है कि 10 की पावर यहाँ पे क्या रखेंगे दोबारा 10 आ जाए, तो 10 की पावर 1 रखेंगे तो 10 आएगा ना, इसलिए इसका लॉग 1 होता है। जब भी ये दोनों नंबर सेम हो तो उसका लॉग क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट 18, लॉग ऑफ 18 आपने उसको बताना है कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन ना आपकी करेक्ट है। तो 18 का अगर आप एलसीएम पहले लें तो पहले 2 से डिवाइड हो सकता है तो 9 आ जाएगा, फिर आप इसको 3 से डिवाइड करें 3 आ जाएगा, और फिर 3 1 3 आ जाएगा आपके पास। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगी 2 इंटू 3 इंटू 3, या इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो 18 का लॉग अगर आप लें ना लॉग ऑफ 18, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमने पढ़ा है कि इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि लॉग ऑफ m और n अगर आपके पास आ रहा तो वो इक्वल होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n के बराबर। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपने दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि लॉग ऑफ m की पावर n हो तो आप लिख सकते हैं n लॉग ऑफ m, तो ये पावर जो है ना वो नीचे आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं पहली टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे log ऑफ 2, और इसकी जो पावर 2 है नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 log ऑफ 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन रहा है, तो ये आप देखें बी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं, इसमें log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। अच्छा देखें जब भी इसमें प्लस होगा ना तो ये टर्म ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, और माइनस हो तो डिवाइड वाला वो लॉग बनता है। तो इसको देखें आप सिंपली इस तरह से याद रखें कि पहले प्लस वाली टर्म 2 आपकी ये पहली और तीसरी टर्म प्लस में, तो ये 5 का लॉग है और ये 3 का। तो जब आप कंबाइन लॉग इसका बनाना हो तो डायरेक्ट इसका इजी तरीका क्या होता है कि आप इनको ऊपर ना रखेंगे प्लस वाली वैल्यूज को, और डिवाइड में नीचे कौन सी आएंगी जिनके साथ माइनस होगा, तो ये -8 और ये -2 है, तो 8 और 2 नंबर इसमें आ रहे हैं, तो इनको डिवाइड में आप नीचे लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा log ऑफ 5 3 15 आ जाएगा, और 8 2 16, तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास फिर log ऑफ 10 है और 100 की पावर 0। तो एक प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर में कि किसी भी नंबर a की पावर 0 हो तो वो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है 100 की पावर 0,
तो 100 की पावर 0 का मतलब है इसको भी आप 1 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा फिर आपका log ऑफ 10। अब 100 की पावर 0 1 होता है। तो अब आपने देखें log 1 अगर कैलकुलेटर से भी चेक करें ना, आपका log 1 का आंसर 0 होगा। अब ये 0 कैसे इसका आएगा, log ऑफ 1 कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपने सोचना ये है कि ये बेस 10 की पावर क्या रखें कि 1 आ जाए। तो 10 की पावर 0, अभी हमने बताया किसी भी नंबर के पास 0 ना 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे log 1 इस वजह से 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन या 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका सेट्स का जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसके एमसीक्यूज। तो इसमें है कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म ऑफ ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स निकाल दें। यानी एक ऐसा सेट ए माइनस बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास नहीं होंगे। तो वो देखिए आपके पास ना ऑप्शन बी बन रहा है। कैसे बन रहा है कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन में क्या बताया गया कि एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए माइनस बी की यही डेफिनेशन होती है कि तमाम एलिमेंट वो जो ए में तो आ रहे हो लेकिन बी में ना आ रहे हो। तो ए माइनस बी को हम कहते हैं ना, ए में से बी निकाल दें, तो इसमें बी शामिल नहीं होता लेकिन ए शामिल होता है, इसलिए इसकी ये सूटेबल ना फॉर्म बनेगी, एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 और 3, और एक सेट आपके पास बी है, उसके एलिमेंट है आपके पास 1 और 3। तो अगर आप ए यूनियन बी इसमें लेंगे तो ए यूनियन बी इसमें यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 3, तो वो आपके पास ए के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लें तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें जो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 3 और 1, ये दोनों में आ रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट लेंगे तो क्या आ जाएंगे 1 और 3, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। तो ये सेट 1 और 3 क्या था, ये बी था, तो इसकी जगह बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी ए के बराबर आ गया और ए इंटरसेक्शन बी बी के आ गया। कब आया, जब बी जो था उसका हर एलिमेंट सेट ए में आ रहा था। तो बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको कहते हैं सबसेट। बी का अगर किसी एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहा तो वो उसका सबसेट बन जाता है। या इसको अगर रिवर्स लिखें तो हम यूं भी कहते हैं कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी। इसका अगर रिवर्स करें तो ए एक बड़ा सेट हो ना, उसे सुपर सेट कहते हैं। तो ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो यहाँ पे फिर आप इसका ऑप्शन सी लिखेंगे कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट मूव करते हैं। इसमें इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी। ए अब ना बी का सबसेट है। इसकी एग्जांपल दे यूं समझ लें कि एक सेट है उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, और एक सेट आपके पास बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 एलिमेंट्स उसमें आपके पास आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से ना a माइनस बी कैलकुलेट करूंगा तो a माइनस बी सेट का मतलब क्या होता है कि आपने इसमें यहाँ से ना सारे एलिमेंट्स जो है वो इसको यहाँ से ना आपने a में से b के एलिमेंट को माइनस करना है। तो देखें इसका तरीका क्या होता है, b के एलिमेंट जो a में आ रहे हैं उनको कैंसिल कर दें। 1 आ रहा है b में तो ये a में से कैंसिल कर दें, a में नहीं आ, a माइनस बी में नहीं आ सकता। इसी तरह इसमें 2 आ रहा है तो 2 a में से निकाल दें। तो अगर मैं 1 और 2 a में से निकाल दूं, यानी a में से b निकालना है ना, तो b 1 2 3 3 तो इसमें था नहीं, 1 और 2 आ रहे, 1 2 इसमें से निकाल दें तो a के पास कुछ नहीं बचता। तो a क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये एम्प्टी सेट को यूं भी लिखते हैं यूं भी लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टूडेंट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 5 देन कि फिर आपके पास ना क्या पॉसिबिलिटी होंगी। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे ना आपके पास सेट ए जो है वो इस फॉर्म में गिवन है, इसमें एलिमेंट है ए और बी। एक सेट बी है, उसमें भी आपके पास एलिमेंट है स्मॉल ए और बी। तो अगर आप इसमें से ए माइनस बी करेंगे, ए में से बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा 5। इसी तरह बी में से अगर ए निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट कब आता है, जब दोनों सेट आपके सेम आ रहे हो। अदरवाइज अगर ये सेम ना हो तो ये एम्प्टी सेट नहीं आएंगे। तो यहाँ क्योंकि a माइनस बी, बी माइनस ए 5 है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब है a और b क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए। यहाँ पे ना ए कॉम्प्लीमेंट है, मिस्टेक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट देखें, जैसे अगर आपके पास ना ये एक यूनिवर्सल सेट के लिहाज से ना आप समझ, एक यूनिवर्सल सेट ले लें यू के एलिमेंट आप समझ लें, इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। और यहाँ से सेट ए इसमें से बनाए, वो मैं कहता हूँ 1 2 और 3 सेट ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, उसको आप लिखते हैं यू माइनस ए। यू में से ए निकाल दें, देखिए यू में से ए निकाल दें, ए में आ रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 4 और 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 आ रहा है और सेट ए क्या है 1 2 3। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्योंकि एक में जो एलिमेंट होते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते और जो ए कॉम्प्लीमेंट में होते हैं वो ए में नहीं होते, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट आता है, कुछ कॉमन है ही नहीं। और इसी तरह अगर आप इनका यूनियन करते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन में इसके भी एलिमेंट आ जाएंगे, इसके भी, तो ये यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो जब भी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन पूछा जाएगा यूनिवर्सल सेट होता है, आपने याद रखना है। और जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा तो वो एम्प्टी। तो यहाँ उसने कहा था कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कब लेते हैं, जब इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है तो वो एम्प्टी होता है, या नल भी कहते हैं इसको। तो इसका आपका बी ऑप्शन ना आ जाएगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट सेट। नेक्स्ट देखें, इसमें पार्ट नंबर जो है वो 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में है कि सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन। सेट ऑफ रियल नंबर को जो है ना आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में, और सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में यूं लिखेंगे एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन टेबुलर फॉर्म जो है उसमें आप नहीं लिख सकते, तो उस फॉर्म में आपके पास ये नहीं लिखा जा सकता। तो नेक्स्ट में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसकी डोमेन आपने लिखनी है। इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होते हैं इसके पहले एलिमेंट। तो इसके पहले एलिमेंट देखें, आपके पास 2 4 और 2 आ रहे हैं, तो 2 रिपीट हो रहा है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो क्या आ जाएगी डोमेन 2 और 4। फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं रिलेशन के ऑर्डर पेयर, जो उनके फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन में शामिल होते हैं।
तो वो आपके पास डी ऑप्शन बन जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट है कि ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी जो है वो आपके पास क्या है, इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट आपके पास क्या होता है कि वो इस फॉर्म में होता है 0 1 और -1 2 और -2, इस तरह से ना एलिमेंट इसके चाले होते हैं आपके पास। तो ये अब यहाँ पे ए प्लस बी, ए जो है डोमेन का एलिमेंट है और बी रेंज का ना, तो इसको अगर आप लिखें ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो जैसे मैं 0 रखता हूँ तो बी 0 रखता हूँ, ए 0 आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं 1 -1 और इस तरह के एलिमेंट रखता हूँ, जैसे अगर मैं ए के एलिमेंट फॉर एग्जांपल इसमें पुट करता हूँ 1 2 3 4 और इसी तरह -1 -2 -3 और -4, तो बी के एलिमेंट क्या आएंगे इसमें, जब आप 1 2 3 4 पुट करेंगे ना, -1 -2 -3 और 4 आ जाएंगे, -4, और जब माइनस में पुट करेंगे तो प्लस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट आपके पास दोनों की डोमेन और रेंज सेम हो जाएगी। तो इसलिए आपका यहाँ पे ना सी ऑप्शन जो है वो बनेगा। इसमें जो डोमेन होगी वही आपकी इसमें रेंज आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये आपको फिर एक रिलेशन गिवन है। तो इसमें आपने ये बताना है कि ए क्रॉस बी जो है वो 12 के बराबर है, यानी दोनों जो रिलेशन है उसके दोनों एलिमेंट अगर आप लें तो उसका आंसर आपके पास क्या होता है, 12 के बराबर होता है। तो अब आपने वो तमाम पॉसिबिलिटीज देखनी है। जैसे मैं पहला नंबर अगर 1 ले लूँ ना डोमेन में से, ए और बी ना नेचुरल नंबर है, तो 1 नेचुरल नंबर है, तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा 12 से। तो एक मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 1 और 12। फिर मैं रैशनल नंबर 2 ले लेता हूँ, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। 6 भी एक नेचुरल नंबर है तो इसमें भी 12 आ जाएगा, तो 2 और 6 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 3 रख लेता हूँ ए को, तो बी में अब क्या रखूँ, 4 रखूंगा, तो फिर भी इसका रिजल्ट क्या होगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर इसको 4 रखूँ, ए को 4 भी तो रख सकता हूँ ना, तो फिर बी 3 रखूँ तो फिर भी 12 आएगा। इसी तरह मैं अगर इसको 5 पे 12 नहीं आएगा, 6 रखूँ तो 6 2 12, तो 6 2 भी एक पेयर बन जाएगा आपके पास इसमें। और इसी तरीके से लास्ट 12 मल्टीप्लाई बाय आखिरी नंबर 12 रख लूँ तो फिर भी आपका 12 और 1। तो इसका मतलब है ये आपका ना ए ऑप्शन जो है ये बन जाएगा, यही इसकी पॉसिबिलिटी ना आपके पास आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट देखें, इसमें स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट ना उसने दिए हुए हैं कि ये स्मॉल एन का इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू पी। ये सेट ए में पी एलिमेंट है, तो फिर आपने बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में कितने ही है, ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी तो ए में एलिमेंट पी है दोनों केसेस में, तो ये पी इंटू पी, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन ना आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है कि बी सेट में टी एलिमेंट है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन बी क्रॉस बी। तो पहले बी क्रॉस बी के एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो बी में आपको टी एलिमेंट है, तो इसलिए ये टी क्रॉस टी या टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आपने बताने हैं तो वो 2 की पावर n उसका फॉर्मूला होता है। यानी जितने भी b क्रॉस b के एलिमेंट हैं या किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट हैं वो आप इसकी पावर में लिख दें तो बाइनरी रिलेशन आ जाते हैं, इतने आप बना सकते हैं। तो इसमें टी स्क्वायर एलिमेंट से b क्रॉस b में तो वो इसके ऊपर लिखेंगे 2 की पावर में, तो 2 की पावर टी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास डी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा इसमें। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके इसमें पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज करेंगे और हम कोशिश करेंगे पेपर से पहले ये आपको तमाम एमसीक्यूज जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।